दोस्तों, रायबरेली और अमेठी में जो आखिर तक एक सस्पेंस बना रहा, इसमें कांग्रेस की एक अलग रणनीति दिखाई दी। कांग्रेस ने आखिर तक इसमें सस्पेंस बना के रखा और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उठाना उनकी रणनीति का एक हिस्सा रहा। यानी उस घमंडी औरत स्मृति ईरानी की कहीं न कहीं उसको गिराना मकसद रहा कि किशोरी लाल शर्मा को उठाकर उसकी छवि को धूमिल करना। और ऐन वक्त पर वहां से किशोरी लाल जी का नाम आया और रायबरेली से श्री राहुल गांधी जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो ये कांग्रेस की एक जबरदस्त रणनीति रही। जो ये दोनों सीट स्टार्टिंग से ही बहुत चर्चा का विषय बनी रही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जगह जगह भाषणों को लेकर उनके ऊपर तंज कसा कि कांग्रेस पार्टी को यानी इंडिया गठबंधन को अपनी पुश्तैनी सीट पर भी कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। इस तरह से वो आलोचना जगह जगह अपने भाषणों में करते रहे। दूसरी बात यह है, जब रायबरेली से राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया, उसके बाद में भाजपा ने एक अपनी चाल चली कि उसमें एक व्यक्ति हैं अनुरोध प्रताप सिंह ने एक याचिका दायर की कोर्ट के अंदर कि राहुल गांधी जो है वो ब्रिटिश के नागरिक हैं और इनके ऊपर 2 साल की सजा भी बुली हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, परंतु इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं दी है। तो आप ये समझ लीजिए कि राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है, कोई भी अपनी चाल कैसे भी गेम खेल सकता है। परंतु इंडिया अलायंस के पास में एक ऐसा स्टार प्रचारक मिला जिसका नाम प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी जिस टाइम में किशोरी लाल शर्मा जी ने वहां से नामांकन भरा, तो वो उस टाइम में प्रियंका गांधी अमेठी के अंदर मौजूद थी और अमेठी के अंदर प्रियंका गांधी का मौजूद होना यानी कांग्रेस का मौजूद होना साबित किया। और प्रियंका गांधी ने किसी दर्जे पूरे इलेक्शन को वहीं की जनता के ऊपर ही मोड़ दिया। और प्रियंका गांधी का वो भाषण कि उन्होंने उस इलेक्शन की जिम्मेदारी अमेठी के लोगों के ऊपर ही डाली और उन्होंने ये साबित किया कि ये इलेक्शन कांग्रेस का नहीं है, ये इलेक्शन आपका निजी है, आपके बीच में रहने वाला प्रत्याशी आपका जाना पहचाना है और बहुत सालों से आपके बीच में कार्य कर रहा है। तो जिस तरह से अमेठी के अंदर जनता को उन्होंने संबोधित करके अपनी भाषा शैली से प्रभावित किया है, ये भाषण भी उनका सुनने लायक है। जरा इस भाषण को भी आप सुनिए। यानी उसके बाद में प्रियंका गांधी जब सीकरी पहुंचती हैं तो वहां से एक रिटायर्ड जवान को उन्होंने टिकट दिया हुआ है जो पहले एक विधायक का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो बहुत कम मात्रा में वोटों से हारे थे। और उनके अंदर जो उन्होंने रोड शो किया है उनको लेकर, वो रोड शो भी इतना जबरदस्त रहा कि पूरे सड़कों पर जाम का एक हुजूम था। यदि वो हुजूम जो सड़कों पर बेइंतहा दिखाई दिया, यदि आने वाले वक्त के अंदर वो अगर वोटों में तब्दील हो जाता है, तो ये फतेहपुर सीकरी की सीट जो है वो भाजपा की बहुत ही ज्यादा मजबूत सीट है और यहाँ भाजपा का प्रत्याशी जो है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से विजयी हुआ है। यदि ऐसा चमत्कार हो जाता है कि ये जो रोड शो के अंदर प्रियंका गांधी के रोड शो में जो भीड़ दिखाई दी है, अगर ये वाकई वोटर्स हैं और वो ये पोलिंग में वोटर्स में बदल जाएं, तो यहाँ से एक अचंबा होगा और कांग्रेस की सीट अगर निकलती है तो ये बहुत ही चमत्कार होगा। जब प्रियंका गांधी बेंगलोर के अंदर एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, तो उस जनसभा
में उन्होंने ऐसी मुद्दों पे बात करी कि वो राजनीतिक मुद्दे ना होकर बल्कि जनता जो सामने खड़ी थी उन्हीं के मुद्दों की, उनकी जमीनी बात करी। उन्होंने उन बहनों की बात करी कि आपके सामने जो सबसे ज्यादा मसला यह है कि आपको गैस सिलेंडर महंगा मिल रहा है, और आप नौजवानों से बात करी कि आपके सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि आप बेरोजगार हैं। उधर तमाम लोगों से इस तरह से जमीनी मुद्दों से वो बात करती रही। उन्होंने महिलाओं से कहा कि जब आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसकी दवाई का खर्चे के लिए पैसा नहीं होता, तो आप ही बतलाओ कि असली मसले और असली उलझने तो इंसानों के साथ में ये हैं। यानी हमारे जो असली मुद्दे हैं उन्हीं को देखकर, हम अपनी जाति परेशानियों को देखकर, कि हम अपनी जाति बेरोजगारी को देखकर, हम अपनी बेबसी को देखकर ही हमें वोट करनी चाहिए। ये किसी न किसी तरह से प्रियंका गांधी बेंगलोर के अंदर वोटरों को समझाती हुई दिखाई दी, और वो इस तरह से बात कर रही थी जैसे उनके परिवार का एक हिस्सा हो। और प्रियंका गांधी की हर बात से जनता बहुत ज्यादा प्रभावित थी, खास तौर से महिलाएं, खास तौर से नौजवान। उनकी बातों से कहीं न कहीं ऐसे महसूस होता था कि ये वाकई ही इनको सुनने आए हैं, बल्कि ये कोई किराए के आदमी नहीं है। वो जनता के बीच में किस अंदाज से बात करती है कि इससे भाजपा भी बहुत बौखला गई है। भाजपा के पाले में भी इससे बहुत ज्यादा घबराहट पैदा हो गई है। यानी उन्होंने कभी वो बात करती है कि मंगलसूत्र के बारे में, तो कहीं वो अपनी पिता की शहादत की बात करती हैं, तो कहीं अपनी वो दादी की शहादत की बात करती हैं, तो कभी वो कहती हैं कि मेरी तो माँ का मंगलसूत्र देश पर निछावर हुआ है। आज प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। उन्होंने समझाया कि 55 सालों से कांग्रेस हिंदुस्तान पे राज किया है, बतलाओ मेरी माँ बहनों, तुम्हारा कौन सा मंगलसूत्र या तुम्हारा कौन सा पैसा हमने छीन लिया। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि राहुल और प्रियंका दोनों की भाषा शैली में थोड़ा अलग अलग अंदाज है। राहुल कहीं बात करते हुए कहीं शर्माते हैं तो कहीं मुस्कुराते भी नहीं है। वो मुद्दों के ऊपर ही बात करते हैं। वो केवल संविधान की बात करते हैं कि हम लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, और मौजूदा प्रधानमंत्री और भाजपा जो है वो संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं। कहीं कहीं वो लोगों के जाति मुद्दों की भी बात करते हैं। परंतु प्रियंका गांधी का अंदाज इतना गजब है कि वो शुरू से आखिर तक हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, और कहीं कहीं वो अपने भाषणों में भावुक भी दिखाई देती हैं। बहुत खामोशी के साथ में जनता के दिलों को जीतती हुई दिखाई देती है। यदि ये अगर प्रियंका गांधी का जादू अगर चल गया, तो ये जमीन जो यहाँ यूपी के अंदर जो कांग्रेस ने अपनी जमीन को खो दिया है, जो यहाँ से अस्तित्व समाप्त हुआ है, वो कहीं वापसी आता दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी का जादू जो है वो अमेठी से चलकर कानपुर, बरेली, बनारस और लखीमपुर खीरी और आपके जो है पूरी ये अवध पट्टी पर जो है कहीं न कहीं प्रियंका गांधी का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट पैदा हो गई है। अब ये तो आने वाला इलेक्शन के परिणाम जो 4 जून को होंगे, वो ये तो इस बात को साबित करेगा कि इंडिया एलायंस गठबंधन ने अपनी जो मैनिफेस्टो है वो जनता के बीच पहुंचाने में कामयाब रहे या नहीं रहे। राहुल की बातों से जनता प्रभावित हुई या नहीं हुई, और ये जो नौजवानों की 3-4 नौजवानों की जोड़ी चली, इन्होंने अपना असर छोड़ा या नहीं छोड़ा। यानी राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी के तेवर कामयाब हुए नहीं हुए, ये आने वाले इलेक्शन के परिणाम ही आपको घोषित होने के बाद ही पता चलेगा कि इंडिया अलायंस ने अपनी कितनी जमीन बनाई और अपनी बात जमीनी स्तर तक पहुंचाने में किस हद तक कामयाब हुए।